भारत जी नमस्कार। भारत जी आपका जीवन एक लंबे दार्शनिक अध्यात्म, भारत को समझना, भारत की यात्राओं करने में गुजरा है और शायद भारत के बहुत महान अनुभवी व्यक्तियों के साथ आपका उठना-बैठना रहा है और उनके संज्ञान में आप हमेशा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता में ये सत्य प्रकाश भारत है कौन? क्योंकि ये प्रश्न मेरा नहीं है, कुछ लोगों ने मुझसे आपकी वीडियो देखने के बाद पूछा कि भई ये व्यक्ति है कौन? मुझे इनके बारे में जानना है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक साधारण सा बच्चा था और अन्याय को देख के मेरे अंदर थोड़ी परेशानी होती थी। उसी बीच में मैंने, जब मैं छठी क्लास में था, सुभाष चंद्र बोस का एक नाटक, उसमें बच्चे का रोल किया मैंने, है ना, अपने स्कूल में। और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस परिवार में दो बेटे हैं, उसमें तो एक बेटा अपने माँ बाप के लिए और दूसरा राष्ट्र के लिए काम करेगा। तो वहीं से मेरे अंदर एक संकल्प आ कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। तो ये मेरी पहली शुरुआत। दूसरी शुरुआत मेरी, मैं अपनी माँ को लेकर रेल में जा रहा था। वहाँ घटना तो बड़ी है, मैं अभी नहीं कहूँगा, पर उस समय एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सत्य प्रकाश, है ना। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि कोई घटना घटी थी कि अगर जीवन में ये जो आप सोच रहे हो, जो आपकी दिमाग में चल रहा है, अभी 13 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी, कि अगर इसको बचा कर रखना चाहते हो तो दो चीज़ सोच लेना। एक तो कभी भी गवर्नमेंट सर्विस मत करना, और दूसरा हो सके तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। 13 साल की उम्र में मुझे उनकी बात छू गई, तो मैंने वहीं से संकल्प ले लिया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस नहीं करनी और मुझे ब्रह्मचर्य जीवन का। भाई जी कौन सा साल रहा होगा ये? है 13 साल की उम्र थी मेरी। 13 साल हाँ, मतलब 52 साल हो गए। आज 52 साल हो गए, लगभग 40 साल पहले आज है। नहीं, अब मेरी उम्र 66 है। अच्छा 66 मतलब लगभग हाँ, 50 52 साल 53 साल पहले की बात है ये। हाँ, ओहो ठीक। मैं दिल्ली से ही जा रहा था, अपनी माँ को लेकर रायबरेली जा रहा था। मुझे वो घटना है लंबी। अच्छा तो ये उसके बाद फिर मैंने सोच लिया था कि मैं निकलूँ वहाँ। तो मैंने सोच लिया कि 25 साल तक मुझे अपने माता पिता के लिए और अपने लिए जो भी व्यवस्था करनी, 25 साल का मैं घर छोड़ दूँगा, है ना। तो 8 दिसंबर मेरा जन्मदिन है, और देखो कमाल की बात, मेरा व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ा कि मैं छोड़ ही नहीं पाया। तो एक हफ्ते बाद हमारे घर में कुछ घटना घट गई। अब मुझे लगा पूरा परिवार परेशान है कि कैसे हो गया है, क्या हो गया, है ना। तो मेरा बचपन से ध्यान करने की आदत थी। कोई मेरे मन में कुछ बात आती थी तो भगवान से बात करता था बचपन से, ध्यान में बैठ के, मतलब ऐसे अंदर से पूछता था अपने आप से, मैं क्यों आया। तो भगवान ने मुझे कहा कि आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि 25 साल का घर छोड़ दूंगा, है ना, और 8 दिसंबर में एक बड़ी पार्टी दूंगा चुपचाप, और उसके बाद चल दूंगा, पर तू छोड़ नहीं सका। तू पैसा कमा सकता है खूब, पर जीवन का आनंद नहीं ले सकता, इसलिए तुझे घर छोड़ना चाहिए। ये घटना अपना आप सब ठीक हो जाएगी। वह मैंने 15 तारीख की हुई घटना या बैठा, मैंने कहा मुझे 15 दिन और दे दो, मेरा जो भी बिजनेस था, व्यापार था, मगर मैं इसमें समेट दूंगा और मैं 31 दिसंबर को घर छोड़ दूँगा। कौन से साल की बात है? 84 की। 84 की। हाँ। अच्छा 84 की। उससे पहले वो घटना भी घटी ना, उसने भी बड़े प्रभावित किया था। सिख राइट्स जो हुए थे, जिस तरह मारा, है ना। मैंने कहा ये देश ऐसा था ना, भगत सिंह ने इसलिए कुर्बानी दी थी, है ना, कि जिस तरह सिख मारे, है ना, मेरे पे उसका बड़ा वो जोर पड़ा। और लंबी घटना हुई मेरे जीवन की। तो फिर मैं ठीक 31 दिसंबर 84 को, मैं ये सोच लो मेरी यात्रा ऐसे शुरू हुई। मैं जाकर ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में पूछा भी नहीं कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या नहीं, है ना। थोड़ा पैसे अपने पास ले लिए, एक चेकबुक अपने पास कर ली और निकल लिया। उस ट्रेन में जाकर मुझे ना टीटी ने पूछा, ना किसी ने पूछा। सुबह आके एक आदमी उठाया, ओ भाई कहाँ जाना है। मैं क्या लगा, अरे लखनऊ आ गया, उतरता क्यों नहीं। मैं लखनऊ जाकर छोड़ दिया। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। अब 31 दिसंबर 84, 1 जनवरी को मैं लखनऊ पहुँच गया था, और उसके बाद में आज 40 साल से ऊपर होगी, है ना। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल चीज़ें, और अनेक पर धाराओं को, चाहे कम्युनिस्ट धारा हो, चाहे अम्बेडकरवादी धारा हो, चाहे गांधीवादी धारा हो, चाहे संघ वाले हो, तकरीबन सबके बीच में गुजरा हूँ, है ना। और मुझे लगता है कि भारत का जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत गजब की चीज़ है, और मानव जाति को समझना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए। क्या हुआ हमारे देश में, हमने पढ़ लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ना पहली चीज़, सुनना पहली चीज़, समझना दूसरी चीज़, जीना तीसरी चीज़,
समझाना चौथी चीज़। हम क्या करें, दो चीज़ छोड़ दी बीच में, समझने और जीने की छोड़ दी, पढ़ने और पढ़ाने की शुरू कर दी, तोते बन गए हम। ये कौन सी चार चीज़ बताइए, दोबारा बताना एक बार। पढ़ना पहली चीज़, पढ़ना है, सुनना, ठीक है, समझना दूसरी चीज़ है, ठीक, उस चीज़ को समझना कि क्या कहना चाह रहे ऋषि, ठीक है। जीना तीसरी चीज़, ठीक। समझोगे तो जियोगे, और फिर समझाना चौथी चीज़ है। अपने आचरण तो समझाओ ना। लेकिन अब क्या हुआ कि बीच के दूसरा तीसरा स्टेप छोड़ के सीधे चौथे स्टेप पहुंच गए, पहला पढ़ा और सीधे पढ़ाना पढ़ लिया, पढ़ाने लग गए, बस ये हुआ, तोते बन गए सारे। हाँ, जितने टीचर है, जितने आचार्य रहे नहीं अब तो मास्टर जी बन गए सारे, प्रोफेसर बन गए, आचार्य नहीं है इसमें एक भी। हाँ, आचार्य मतलब जिसके आचरण में वो चीज़ है। और मैं तो पता नहीं आज भी विश्वास है, जिस दिन 100 लोग भी देश में ऐसे खड़े हो गए ना, ठीक है ना, दुनिया को संदेश देगा, दुनिया देख रही है भाई, पर मजबूती से खड़े तो हो। जो कह कि अभाव का अभाव है हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए हमें, अस्तित्व में भरा पड़ा है यार, क्या कमी है। अब मैं देखो आज 40 साल हो गए मुझे, कभी किसी 1 रुपया मांगा नहीं, कुछ नहीं है, और घूमता हूँ खूब, और कोई अभाव भी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। क्या चाहिए आदमी को, कितना कम चाहिए आदमी को, समझदार है तो, और मूर्ख है तो आनंद चाहिए, ये बात ध्यान रख लो। अगर आदमी मूर्ख है तो उसको 10 लाख रुपये महीना भी कम है, और समझदार है तो 10,000 रुपये महीना बहुत फालतू है, बहुत फालतू है। हाँ, मैं अपने जीवन को उदाहरण से बता रहा हूँ। तो भारत जी, इन 40 साल की जो आपकी यात्रा है जीवन की, इस यात्रा में कोई ऐसा अनुभव जो आपको मिला, और कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहते हो कि इस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए? 173 गुरु हैं मेरे, 173 गुरु। हाँ, इस 40 साल की यात्रा में, जिनसे मैंने सीखा है। अच्छा। और एक के बारे में सुनोगे तो रोमांचित हो जाओगे, ऐसी ऐसी बात सीखी है। जैसे मैं एक गुरु के बारे में बता रहा हूँ, बताइए। है ना, एक थे दिलकुश भाई दीवान जी, जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में थे, ठीक है। तो मैं उनके पास 86 में पहुंच गया, तो उनके पास रहा। तो 2 चीज़ उनके साथ घटना घटी। एक तो मैं कैमरा था, दिल्ली का युवा था, फोटो खींचता था बहुत, दांडी पहुंच गया था मैं, तो मैं उनका फोटो खींच रहा था। तो कह लगे सत्यपाल जी किसका फोटो खींच रहे हो? मैं कहा दादा आपका। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसका खींच रहे हो? दादा बताया ना कि आपका खींच रहा हूँ। अरे मेरे शरीर का खींच रहा हो, मेरा कहाँ खींच रहे हो? शरीर तो आज है, कल उसका रूप पलटेगा, क्या फर्क पड़ना है? आदमी के अंदर का फोटो खींचना सीखो। आप नीरज जी यकीन नहीं करोगे, उसके बाद कैमरा छूट गया था सारा कई साल तक। अभी भी मेरा शरीर का फोटो खींचने में कोई रुचि नहीं है। अच्छा। हाँ, बाबा आमटे के साथ मैंने पूरी साइकिल मार्च किया, मेरे माता पिता भी आए थे मिलने, मेरा एक फोटो नहीं मिलने का पूरे बाबा आमटे की यात्रा में। कहते थे क्या हमको चोर है ना, कहते थे फोटो खिंचवाते डरता है तो। मैंने कहा जी मैं आदमी का अंदर का फोटो खींचता हूँ, आदमी का, शरीर का नहीं। दूसरी उन्होंने बात कही, मैं वो कर रहा था कोलगेट और वो टुट्टी खुली थी, तो कह लगा सत्यपाल जी देश के लिए निकले ना। मैं कहा कितना पानी बेकार कर रहा आपको मालूम है? जो एक मग्गे में काम हो सके था आपने 1 बाल्टी पानी बेकार कर दिया, और देश सेवा करेंगे आप। आने वाला युद्ध पानी के लिए होगा। कौन कह रहे हैं? दिलकुश भाई दीवान जी, और वो स्थिति आज देख लो आप। अच्छा। तो ऐसे 173 गुरु है जी, जिनसे मैंने कुछ लगता गया, मेरा जीवन घटता गया। ऐसे किसी 1 आध 2-3 गुरुओं के बारे में बताइए प्लीज। एक सुब्बाराव जी हुए, SN सुब्बाराव जी, वो यूथ कैंप लगाते थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे कि झाड़ू मार रहे थे। 2000 यूथ का कैंप था कटक में, झाड़ू मार रहे थे। तो होता ही है, एक युवा था मैं, भाई वो मेरे से दुगनी उम्र के और बड़े सम्मानित। तो मैंने कहा भाई जी लाओ मुझे दे झाड़ू। वो रुके, मेरी तरफ देखा, तो कहते हैं कि देखा बस, और अपना दोबारा फिर झाड़ू मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा यार तो कोई बोल नहीं, और युवा था। तो मैंने थोड़ी देर में, मैं भाई जी मुझे तो ना झाड़ू में लगाता हूँ। फिर रुके, कहते सत्यप्रकाश जी किसी का रोजगार नहीं छीनने करते, दुनिया में रोजगार की कमी नहीं है करने वालों के लिए। मैं अपना अच्छा भला काम कर रहा हूँ, मेरा रोजगार तो छीन रहा तू, और काम कम पड़ेगा, देख खोज काम को। है ना, मैंने कहा बहुत बड़ी बात कह दी भाई। उसके बाद मैंने कभी किसी के, अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा आ गया तो ले मैं पकड़ दूँ, मैं तो और काम खोज लूँगा। तो रोजगार छीनते नहीं है, रोजगार खोजते हैं। बहुत जिसका रोजगार खोजना आ गया वो जिंदगी में दुखी रह ही नहीं सकता। भारत जी आपकी बात सुन के लग रहा है कि मुझे आपके सारे गुरुओं के विचार जानने चाहिए, और जिन्होंने आपको सीखने दी मुझे कि देश में कहीं भी जाए होटल और हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। अच्छा, इतने संबंध बना लो। ठीक है, इतने संबंध बना लो। ठीक है। और आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे ना होटल की जरूरत है
ना हॉस्पिटल की जरूरत है। देश में मैंने वो जिया है ठीक है। और कितने लोगों को प्रेरणा दी, बल्कि कितने मित्रों को प्रेरणा दी। अच्छा भारत जी, एक चीज़ और कि जैसे आपने अभी बीच में बोला कि मैं कई सारी विचारधाराओं के लोगों के बीच में रहा और आपने कई सारी विचारधाराओं का नाम भी लिया। कोई ऐसी एक विचारधारा जो आपके दिल को छूती है और जो लगता है कि हाँ इस विचारधारा पे काम सबने होना अपनी चाहिए? अपनी परिस्थिति में कुछ कुछ काम किया है। हम्म, अम्बेडकर जी ने अपनी परिस्थिति में क्या गजब का काम किया, उससे में जहाँ से उठे थे वे और जो काम किया उन्होंने, ये सब चेतनाएं थी, बड़ी चेतनाएं थी। हम्म, और अपने अपनी परिस्थिति में इनके ऊपर जो लड़ते हैं ना आपस में लोग, मूर्ख होते हैं। हम्म, गांधी ने अपनी परिस्थिति में किया है, हेडगेवार जी ने अपनी परिस्थिति में किया है ना। सबने अपने, दीनदयाल जी को पढ़ो, मैंने जब दीनदयाल, पंडित दीनदयाल को पढ़ा तो मैं तो आज भी मानता हूँ कि दीनदयाल में और गांधी की सोच में बहुत समानता है। जितने भी महापुरुष है उन्होंने अपनी परिस्थिति में, विवेकानंद ने अपनी परिस्थिति में किया, दयानंद ने अपनी परिस्थिति में किया, ये सब बड़ी महान आत्माएं थी और इनके नाम पे लड़ रहे आज हम, इनके नाम पे हम ग्रुप बना के बैठे, मुसीबत यही है ना। जी, तो इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और कि आप अक्सर जीवन विद्या मध्य दर्शन की बात करते हैं और मैं पिछले 10 साल से आपके संपर्क में हूँ, 10 से ज़्यादा ही साल हो गए, मेरे से 12-15 साल हो गए होंगे। आपने इसमें बहुत कुछ मुझे सिखाने की कोशिश की, बताया भी, मेरे भी मार्गदर्शन किया। तो जीवन विद्या से मतलब ऐसा क्या मतलब जुड़ाव हुआ कि आपको लगता है कि हाँ ये एक समाधान है? आज की परिस्थिति में जहाँ मानव जाति खड़ी है उसमें बहुत सरल ढंग से जीवन विद्या ने एक जीने का मॉडल दिया है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संवर्धन करते हुए, संरक्षण करते हुए, सदुपयोग के साथ, खुशहाली के साथ कैसे जी सकता है मानव, है ना, आज की परिस्थिति में, है ना। उसमें संबंधों का महत्व बताया कि मेरे परिवार के साथ क्या संबंध है, मेरा समाज के साथ क्या संबंध है, मेरा प्रकृति के संबंध को समझेंगे, संबंध को जिएंगे ना। संबंध को समझना ही नहीं तो जिएंगे क्या खाक, है ना। तो जीवन विद्या ने क्लियर कॉन्सेप्ट दिया, मैं हूँ कौन, मतलब मानव कौन है, मानव का प्रयोजन क्या है और मानव की मानव के रूप में क्या भूमिका है धरती के ऊपर। मुझे तो बहुत क्लियर समझ में आया उसकी, है ना। मैं तो मानता हूँ कि गांधी से लेकर जिन्होंने भी महापुरुषों ने काम किया था, उसका एक अगला स्टेप नागराज जी ने रखा है मानव जाति के सामने। कोई इससे ऊपर कोई विचार मिलाओ अभी तक? ऊपर नीचे नहीं, मैंने कहा ना भाई, सुब्बाराव जी की अपनी भूमिका रही जीवन में, तो ऐसी जी कृष्णमूर्ति की अपनी भूमिका रही, अरविंद की अपनी भूमिका रही, तो सब महापुरुषों ने अपने अपने समय में काम किया। पर अभी कंप्लीट एक दर्शन के रूप में जो मैं देख रहा हूँ वो जीवन विद्या को देख रहा हूँ, है ना, जिसमें कि हर सवाल का उत्तर तकरीबन मिलता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछ के मैं ये ख़त्म करना चाहूँगा साक्षात्कार कि हमारा जो वर्तमान का युवा है, ये आने वाले कल का भविष्य है। हैं? जो हमारे वर्तमान का युवा है वो आने वाले कल का भविष्य है। जो वर्तमान की पीढ़ी है इसके कंधों पे बहुत बड़ा भार है, इस युवा को तैयार करने का और भारत को एक सही दिशा की तरफ ले जाने का। जो हमारे बुज़ुर्ग पीढ़ी है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन कर सके। तो आप इन तीनों वर्गों के लिए अपने हिसाब से क्या मतलब कहना चाहते हैं इनके लिए, सबके लिए, कि अंतिम मतलब क्या मतलब ऐसी चीज़ है कि जिससे कुछ सही तरफ हम जा सकें? तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, मैंने कहा ना, बहुत से लोग हैं पढ़ लिया कुछ अच्छी बात और उसको गाना शुरू कर दिया। ईमानदार से जीना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। ना जिएंगे ईमानदार से, ना ईमानदारी को समझते। तो सवाल यह है कि आने वाले युवाओं को अगर कुछ सोच देनी है तो वो आपके आचरण से जाएगी, आपके जीवन से जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर जो सवाल है उन सवालों के उत्तर हम दे पा रहे हैं तो समझ लो कि हम कुछ युवाओं को दिशा दे पाएंगे। अगर उनके सवालों को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं बिना मतलब में, तो युवा कोई सुनने वाला नहीं है आज, है ना। तो युवाओं के मन में जो सवाल खड़े हैं आज, उस परिस्थिति में मैं अभी वहाँ गया, अभी तेलंगाना नारायणपेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ गया मैं। तो वहाँ पर पहले वो प्रिंसिपल ने मेरी मेडिकल कॉलेज के बच्चों से बातचीत कराई, ठीक है। अब वो बेचारे भाषा नहीं समझ रहे थे शुरू में, तो फिर बाई चांस एक लड़का वहाँ पर है, उसने थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश की और इतना शानदार ट्रांसलेट किया, मैं आपको क्या बताऊँ, शानदार ट्रांसलेट किया मेरी बात को। फिर 2 घंटे बातचीत हुई हमारी, है ना, और मैंने पूरी बात रखी। अभी वो प्रिंसिपल का ये है, वो कह रहे बाला जी आप दोबारा आओ, बच्चे याद कर रहे हैं आपको, आप बात तो करो, आप तो छू गए इनको, है ना। और एक बड़ी परंपरा शुरू करेंगे यहाँ से, रोज फोन आता है मेरे पास, रोज आना, प्रिंसिपल का, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, हाँ, एकदम मेरे प्रिय बन गया, पति पत्नी दोनों। वहाँ मेरी कई मीटिंग करवाई फिर उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि
आज युवा में एक विशेषता और भी है कि उसने देख लिया कि यार पैसा हमारे माँ बाप के पास बहुत है ना, सारी सुविधा है, पर आपस में प्रेम नहीं है, तनाव है, जी नहीं पा रहे, तो उसको उस पैसे से मन उब गया, अब वो कुछ और खोज रहा है। पर रुकेगा वहीं जहाँ पर कि आपके पास जीवन होगा। खाली बात करोगे नहीं रुकेगा वो आपके जीवन को देखना चाहते हैं कि उसमें वो खुशबू है नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोग खड़े हो जाए यार इस देश में, ये देश खड़ा हो जाएगा और दुनिया को दिशा दे देगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आशा की किरण है। और अंतिम कोई संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहें? संदेश तो यही है कि जिनके अंदर कुछ खोज है सत्य की, जो चाहते हैं कि इस दुनिया को बेहतर बनाए, है ना, वो आपस में मिले, आपस में संवाद करें, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के पूरक बने। जी भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस इंटरव्यू में सहयोग करा। धन्यवाद।